लेकिन वो चीनी को बेच करके वही कलेक्टर सेल टैक्स का भुगतान कर दिया, लेकिन किसानों का चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मांग यही है कि पूरे देश मांग नहीं सर, अब आप प्रत्याशी हैं, आप मांग नहीं कर सकते। मोदी जी के नाम पर चुनाव दीजिए। राम मंदिर देने का काम किया है और जो ज्ञानवापी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है, अभी बहुत कुछ अभी देश में होना बाकी है, अभी तो फुलझड़ी उड़ा है। अब 24 सपना देखते हैं कि 400 पार हम हो रहे हैं, मगर उसी का जवाब नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी मोतिहारी में मौजूद हूं और आज भाजपा के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राधा मोहन सिंह, उनका नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन से पहले अभी मैं एक चाय के दुकान पे पहुंच गया हूं। बहुत सारे यहाँ पे समर्थक हैं, विपक्षी हैं, बहुत सारे दलों के यहाँ नेता भी हैं। इन लोगों से राय जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आज नॉमिनेशन है, जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में बदलाव की भावना से यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं मोदी के समर्थक बैठे हुए हैं। इन लोगों से बातें करने का प्रयास करेंगे, आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से हम बातें करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? उमेश दुबे। उमेश दुबे। आज राधा मोहन सिंह जी नामांकन करने जा रहे हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक गारंटी वाली बात हमेशा बोली जा रही है, क्या कहिएगा? तो गारंटी का क्या कहा जाएगा, वो लोग तो रात में भी सपना देखते हैं कि 400 पार हम हो रहे हैं, मगर उसी का जवाब नीतीश कुमार भी दे रहे हैं कि हम एक बार में 4000 पार कर दिए। पता नहीं उसमें अमेरिका भी है, जापान भी है, चीन भी है। तो गारंटी का क्या कहा जाएगा, उन लोगों को तो दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है। यानी कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से निराश चल रहे हैं आप? एकदम निराश है। क्या नाराजगी मतलब किस चीज को लेके है? रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं कम हो रही है, तो नाराजगी होना ही है। देश का जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट का क्षेत्र में जो तेजी से जो विकास का जो दर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसको लेके क्या कहिएगा? डेवलपमेंट वही हुआ जो महागठबंधन की सरकार थी, उसमें नीतीश कुमार गठबंधन में थे, तो उस टाइम रोजगार 5 लाख हो गया, मगर वही नीतीश कुमार भाजपा में जाता है तो वो पेपर लीक कर जाता है। क्यों? अच्छा, 5 लाख रोजगार देने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो 5 लाख जो रोजगार है वो इधर क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले नहीं हुआ, मगर महागठबंधन की सरकार आई जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो दबाव करके 5 लाख नौकरी दिए। चलिए, तेजस्वी यादव के द्वारा दबाव बनाया गया तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। क्या कहिएगा सर, जिस प्रकार से अभी आज नामांकन का जो प्रक्रिया है शुरू हुआ है और मोतिहारी में जो समस्याएं हैं, युवा बेरोजगार हैं और एक तरफ इंडिया गठबंधन के द्वारा जो युवाओं को रोजगार देने का जो दावा किया जा रहा है, 1 करोड़ रोजगार देने का अनाउंसमेंट भी किया जा चुका है, क्या कहिएगा? देखिए, मोतिहारी की जो समस्या है ना, केवल मोतिहारी की समस्या नहीं है, वो समस्या पूरे देश की समस्या है। जो मोतिहारी में समस्या है वो पूरे देश की समस्या है। 2014 से केवल लफाजी और झूठ की सरकार चल रही है। विकास के नाम पर यदि आप कहेंगे तो विकास कॉरपोरेट का हुआ है, किसी किसान का, क्योंकि किसान का जो आमदनी दूना करना था, चौगुना करना था, तो उसका आमदनी जो है घट गया है। एमएसपी को भी सरकार लागू नहीं करा पाती है, सरकार इतनी कमजोर है कि वो लागू नहीं कराती है। पूरा देश दलाल, कमीशन खोरों, कॉरपोरेट के बने दखल कब्जा में है। किसानों की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा एक मुद्दा है मोतिहारी का चीनी मिल। चीनी मिल को लेके जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, किसानों को जो समस्याएं हो रही है, किसानों का बताया जाता है कि बहुत सारे किसानों का पेमेंट भी नहीं हो पाया है। आखिर वो पैसा हुआ क्या? देखिए, किसान का जो चीनी मिल का पेमेंट का मामला है, मैंने उसका नेतृत्व किया था। 17 बार जो है यहाँ धरना हुआ था कलेक्टर के यहाँ। कलेक्टर ने के धरना के बाद कलेक्टर ने गवर्नमेंट से बहुत काफी पत्राचार किया था। नरमेश्वर लाल के समय से लेकर के आगे तक के कलेक्टर का पत्राचार हुआ और सरकार ने पेमेंट करने, किसान के पेमेंट करने के लिए जो है उसके चीनी को सीज करने का आदेश दिया। चीनी सीज भी हुआ, लेकिन वो चीनी को बेच करके वही कलेक्टर सेल टैक्स का भुगतान कर दिया, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ, उसके मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ। उन लोगों ने है ना, उन लोगों ने आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन की सूचना एक निरीक्षक से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग तक दिया गया था। किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आंदोलन चीनी मिल के गेट पर शुरू हुआ। 2 किसान नेता वहां, नरेश श्रीवास्तव और सूरज हजरा,
ये दोनों लोग ने आत्मदाह किया। आत्मदाह करने के बाद प्रशासन का जो है नींद खुला और वह आंदोलन काफी दिनों तक चला, लेकिन उसके बावजूद जो है ये नीतीश जी की सरकार और मोदी जी की दोनों सरकारों ने मिलकर आंदोलन को, चूंकि उसमें अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा सक्रिय थे, जो लोग सक्रिय थे तमाम लोगों को जो है बहला फुसला करके उसके नेताओं को जो है कमीशन दे करके, कुछ पैसे दे करके लोगों को आंदोलन को दबाने का काम किया। और चीनी मिल चालू नहीं हो इसके लिए आज तक यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर सांसद ने कोई काम उसके लिए नहीं किया, जबकि वो कृषि मंत्री भारत सरकार में जो है थे। और उतना ही नहीं, चीनी मिल के सभी जमीनों को हमारे स्थानीय सांसद सहित अपने चहेतों को जो रजिस्ट्री करा दिया। 12 बजे रात में रजिस्ट्री हुई, छुट्टी के दिन में रजिस्ट्री हुई। 48 बीघा जमीन के बदले में 50 बीघा रजिस्ट्री हो गई, जो तमाम भाजपाई लोगों ने लिखाया है। तो चीनी मिल चालू होने की बात कहाँ है, किसान के भुगतान होने की बात बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। जैसे कि आप बता रहे हैं 50 बीघा जमीन भाजपा के नाम पे लिखी, कौन लिखाया? कौन? राधा मोहन सिंह के नाम से रजिस्ट्री है, सचिंदर सिंह विधायक के नाम से रजिस्ट्री है, प्रमोद कुमार के नाम से रजिस्ट्री है, लाल बाबू जो उप मेयर बने हैं उनके नाम से रजिस्ट्री है। इस तरह से दर्जनों लोगों के नाम से रजिस्ट्री है। और रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री किया आउट ऑफ वे जाकर के वो डिसमिस है, और उसका बहुत सा पत्राचार मैंने किया, और मेरे पत्राचार करने के बाद राधा मोहन सिंह को कृषि मंत्री से हटाया गया। आज भी वो मुकदमा मानवाधिकार आयोग में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन ये लोग प्रभावी लोग हैं, सरकार उनकी है, सुप्रीम कोर्ट उनके जो है दबाव में काम कर रही है। 14 से लेकर के 24 तक सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 2 केस में पारदर्शी निर्णय दिया है। इसके अलावा तमाम निर्णय मोदी जी के पक्ष में हो रहे हैं, सरकार के पक्ष में हो रहे हैं। सरकार का न्यायपालिका जो स्वतंत्र भूमिका में है वो भी जो है दबाव में काम कर रही है। जनता तो निराश है, हताश है, बदलाव चाहती है, ना रोजगार है, महंगाई घटी नहीं, चीनी मिल चालू हुआ नहीं। जो चीज में 14 में आए तो चाय पीने की बात क्या, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मिलने का काम उन्होंने नहीं किया। तो ये सब समस्या है। सारा चीज, जितने लोग विदेशी धन लेकर के भागे हैं, काला धन तो 1 पैसा नहीं आया, लेकिन अभी तक 22 लोगों ने, जो कॉरपोरेट के लोगों ने जब यहाँ के संपत्ति लेकर भागने का काम किया, वो सब के सब गुजराती हैं। गुजरात मॉडल की बात होती है। गुजरात में जो गरीबी है वहाँ जो है ठीक से बहुत से लोगों को नमक रोटी नहीं मिलती है। यदि आप पत्रकार जगत से आते हैं वहाँ थोड़ा जा करके सर्वे करिए। जिस गुजरात मॉडल की बात हो रही है, यहाँ का BSNL है, BSNL का जो है सारा सिस्टम BSNL का बनाया गया है। यानी कि आपके हिसाब से समस्याओं का भंडार पड़ा हुआ है। घोटाला, झाला और झूठ का नाम जो है मोदी है, और उसी मोदी जी के पक्ष में। और जितने भ्रष्ट लोग हैं, जिनको इतना भी भ्रष्टाचार से आमदनी है, जैसे हमारे पास 30 बीघा जमीन है, हमको कोई सब्सिडी, कोई जो है लाभ नहीं मिलता है, और मेरे ही जमीन का आपने फर्जी LPC बनवा लिया, आपको लाभ मिला। तो क्या वो मोदी जी के पक्ष में, राधा मोहन सिंह के पक्ष में, प्रमोद कुमार के पक्ष में नहीं रहेंगे? वो तो रहेंगे ही। तो जिन लोगों को कमीशन खोरी करना है, अब जो शिक्षक है स्कूल नहीं जाता है तलब मिलता है, वो भी मोदी जी के पक्ष में है। जो नौकरी वाला है काम नहीं करता है तलब मिलता है, तो मोदी जी के पक्ष में है। आप बदलाव चाहते हैं, चलिए बदलाव की जहां तक बात है, तो बदलाव, एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ NDA है, तो आप इंडिया गठबंधन को किसको समर्थन करते हैं? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन के पक्षधर नहीं है। नहीं, जैसे कि बदलाव की लड़ाई तो 2 ही पार्टियां में है, एक NDA और एक इंडिया। तो या तो आप इंडिया के साथ जाइएगा, नहीं तो NDA का समर्थन कीजिएगा। आप सुनिए, पहली बार देश में ऐसा हुआ, राजनाथ सिंह ऐसा लोग जो देशद्रोही है, वो भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने मोदी जी का नाम प्रस्ताव कर दिया प्रधानमंत्री के रूप में। इसके पहले और के संवैधानिक परंपरा यह है कि जो देश के पैमाने पर लोकसभा में सबसे जो ज्यादा मतों से जिसके सदस्य जीत के जाएंगे, वहां उसकी बैठक होती है, उसमें प्रधानमंत्री तय होता है, नेता तय होता है। यह परंपरा है, यह संविधान है। लेकिन उस संविधान के उल्टा मोदी जी को बाईपास करके प्रधानमंत्री की बात चल रही है। तो हम संवैधानिक दायरे में बात करेंगे, क्योंकि हम 40 साल सरकारी नौकरी किए हैं। नहीं, मेरा सवाल का जवाब ये नहीं हुआ। हम, जैसे कि आप बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा क्लियर। मैं नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री का चुनाव वो करेंगे जो सबसे ज्यादा सीट जीत करके जाएगा, वो करेंगे। मेरा काम प्रधानमंत्री का चुनाव करना नहीं है, ये किसी जनता का काम नहीं है, किसी दल विशेष का भी काम नहीं है जो आज प्रधानमंत्री की मोतिहारी में सांसद के रूप में आप किसको देखना चाहिए? मोतिहारी में बदलाव है। बदलाव में अब राजेश कुमार उनके विपक्ष में खड़ा है, उनके समर्थन में हम काम करेंगे।
वही मैं बोल रहा हूँ, आप इंडिया गठबंधन से राजेश हाँ, कुशवाहा को यहाँ से राजेश कुशवाहा को चलिए राजेश कुशवाहा को समर्थन करते हैं। क्या कहिएगा सर, जिस प्रकार से अभी आज नामांकन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुआ है, राधा मोहन सिंह आज नामांकन करने वाले हैं और एक तरफ बहुत सारे लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई है? जैसे कि इनके द्वारा किसानों के हित में काम नहीं किया गया है, किसानों को कहीं ना कहीं अंधकार की दिशा की तरफ धकेलने का काम किया गया है। हालांकि राधा मोहन सिंह भी कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो उनके रीजन में जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो उसके चीनी मिल को लेकर बताया जा रहा है, क्या कहिएगा? राधा मोहन बाबू तो कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर चुनाव दीजिए, अपने नाम पर कहाँ मांग रहे हैं। अच्छा, हम जो है से कि मोदी जी को इस देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मानते हैं। उन्होंने जितने वादा किए उस वादा पर वो खरा जनता के सामने नहीं उतरे। तो जो आदमी एक भी काम जो है सही नहीं किया, तानाशाह के रूप में एक जबरदस्त जो है कि आधिपत्य जमाने वाला जो है कि प्रधानमंत्री, एक बैग कोई नहीं जानता था 8 बजे रात को हुआ जो नोटबंदी हो गई, कोई नहीं जानता था जो है आज के बाद जो है जीएसटी जो है इतना भयंकर लागू होगा। मैं आज से 6 महीना पहले दोनों गोड़ का ऑपरेशन जो है कि दिल्ली में कराए हुए थे, इसका 8.5 लाख रुपया लगा, जिस पर 28% जीएसटी लगा। मैंने डॉक्टर से पूछा जितना जीएसटी नहीं है, तो कहा है आप रोबोट से कराए हैं, रोबोट से कराने का मतलब आरामदेह हुआ, या आराम से आपको दर्द कम हो, इसलिए इस पर 28% जीएसटी है। तो जिस रोगी के रोग जो है गोड़ चीरा जाए और वो आराम से चिरा जाए, दर्द नहीं हो, उस पर 28% जीएसटी लिया जाए, इससे ज़्यादा अन्याय जो है कि कहीं हो नहीं सकता है। आयुष्मान भारत योजना की जहाँ तक बात है, जैसे कि गरीब परिवारों को जो साधारण परिवार है उनको सुविधा मिले, 5 लाख रुपया का रोजगार मुफ्त, 5 लाख रुपया का जो सही है, अखबारों में है, कागजों में है, रेडियो पर है, या आसमान जो है कि योजना में जो है कि इलाज होगा, कौन हॉस्पिटल में किस डॉक्टर के यहाँ वो रजिस्टर्ड है जो रोगी तुरंत वहाँ पहुँच जाए, ऐसा तो कहीं नहीं है। ये तो हवा में मिला जुला के कहा जाता है, ये बात हो गई। कल जो है कि प्रधानमंत्री का कई को घोषणा आया है, उस घोषणा का कोई बात है? बड़े बड़े अस्पतालों में वहाँ पे स्पेशल आयुष्मान भारत योजना का काउंटर बना हुआ है, वहाँ दवा वितरण किया जा रहा है, इलाज भी हो रहा है। दवा जो है कि आपको जो डॉक्टर लिखेगा ना, वो दवा वहाँ मिलवे नहीं करेगा। वो दवा वहाँ नहीं मिलेगा, आपको मार्केट चल लेना पड़ेगा। तो दवा कुछ खास है, जैसे कोरोना जो है कि बना, उसी समय जो है वैक्सीन तैयार हो गया, और वह कंपनी जो है करोड़ों में, हजारों में, करोड़ में रुपया जो है दिया, जो है कि चंदा। कहाँ से दिया वो कंपनी? वो तो जनता के इलाज के लिए जो है वैक्सीन बनाया, वैक्सीन घाटे में चल रहा था, और चंदा जो है कि 10,000 करोड़ दे दिया। कहाँ से दिया? जो आदमी अपनी आमदनी दिखाता है कि हमारे कंपनी की आमदनी 10,000 करोड़ है, और 13,000 करोड़ का चंदा कैसे देता? स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, जो आप सभी देख सकते हैं। क्या कहिएगा सर, जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्यों की गाथा सुनाई जा रही है, और जो पब्लिक का रेस्पॉन्स आ रहा है, जनता का जो रुझान आ रहा है, वो भी आपके सामने है, क्या कहिएगा? जनता का रुझान एकदम सकारात्मक है। सिर्फ गाछी के नीचे से पूरा भारत का दृष्टि आप तय नहीं कर सकते हैं। सारा समस्या कोई भाजपा 10 साल में नहीं किया है। इस सारा समस्या का जड़ कोई अगर है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार है। अगर समस्या का अगर जड़ नहीं होती तो 2 देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और भारत। सारा समस्या का जड़ वहीं से है, और भाजपा तो विकास कर रही है, निरंतर विकास प्रगति पर चल रही है। आज अगर भाजपा नहीं होती तो 55 वर्ष के नीचे के आयु के लोग को जो असमाकित मतलब बीमारी से मृत्यु होती थी पहले, आज हम लोग को 2 लाख रुपए देने का मोदी जी 330 रुपए में बीमा लॉन्च किए, और बीमा का लाभ लगभग भारत में 17 लाख लोगों को मिला है। अगर भाजपा नहीं होती तो आज इतना देश तरक्की नहीं करता। ये देश
वक्त बोर्ड के चंगुल में फंसी रहती और आज देश बहुत गर्त में चली गई रहती। आज राम मंदिर देने का काम किया है, आज ज्ञानवापी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है, अभी बहुत कुछ अभी देश में होना बाकी है। अभी तो फुलझड़ी उड़ा है। अब 24 से 29 में देखिए मोदी जी जो 400 सीट मांगे हैं वो देश के विकास के लिए मांगे हैं, और देश का विकास इतना होगा कि यहाँ के जितने देश विरोधी लोग हैं जो बड़ा बड़ा पैजामा और कुर्ता पहन के बैठे हैं, जो विदेश का पैसा खा रहे हैं 57 देश का, अगर उनको देश प्यारा नहीं है तो पाकिस्तान चले जाए। 250 रुपये आटा मिल रहा है वहाँ, एकदम स्वादिष्ट आटा है, और वहाँ का आटा खाए। अच्छा, जैसे कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व में जो कांग्रेस के रीजन में जो गलतियां की गई है उसको लेके अभी मोदी जी उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर मोदी जी कहिए कि देश के प्रधानमंत्री है कि बहुत शालीन था, अगर हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए आज के डेट में, तो जितना कांग्रेस अत्याचार किया है उसको तो जिस तरह हिटलर डाल दिया गया था डिक्टेटर में नीचे डाल दिया था, उसी तरह हम लोग डालने का। राम मंदिर का जहां तक आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर के विरोधी भी जो अभी हाल ही में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ है उसके विरोध में भी बहुत सारी पार्टियां सामने आई थी, उनको क्या कहिएगा? देखिए, भारत में जितने पार्टियां हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी पार्टी हो, सब ने कांग्रेस के विरोध में जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में उन लोगों ने उभरने का काम किया था। लेकिन ये सारे लोग जहाँ जो मानसा होती है वहाँ धीरे धीरे लोग चला जाता है, वहाँ लोग अपना जाकर खड़ा हो गया है। और भारत में मात्र 13 करोड़ जनता का पूरे विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है, और मोदी जी 87 करोड़ 88 करोड़ 90 करोड़ लोगों का राजनीति कर रहे हैं पूरे भारत में। अब विपक्षी पार्टी मात्र 13 करोड़ लोगों का राजनीति कर रही है, और कुछ नहीं है। कहा जाता है बिहार मजदूरों का फैक्ट्री है, और अगर बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में जाना बंद कर दें तो बहुत सारे राज्यों का फैक्ट्री बंद हो जाएगी। बात सही है। तो मजदूरों की जहां तक बात है तो बिहार में भी बहुत सारा कल कारखाने बने हुए हैं, लेकिन आज के समय में ताला बंद है, फिर भी वहां पे बैठ के जो अधिकारी है, जो स्टाफ है, वो पैसा उठा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को वहां पे नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या कहिए? नहीं, देखिए, अगर मान गए कि अगर बिहार में उद्योग लगेगा बहुत खुशी की बात है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे कल कारखाना वहाँ इन्वेस्ट कराने का कि अगर जूता अगर मेरे स्टेट में अगर 22 लाख बिकता है तो यहाँ बनाओ, तो जितना चीज बिकता है अगर बिहार में यहाँ बनाओ। ये अच्छी बात है जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू कर दिया। लगभग 33 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो लगभग 2024-25 के लास्ट तक मतलब सब कारखाना चालू हो जाएगा। उस तरह मैं भी चाहता हूँ कि बिहार में बने, तो इस पर बात होनी चाहिए। पंजाब हरियाणा जिस प्रकार से विकास के रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे सांसदों की जो संख्या है कम है। सबसे ज्यादा सांसद की संख्या बिहार में है, 39 सांसद आज के समय में दिल्ली बैठे हुए हैं। तो 39 सांसद के द्वारा अगर बिहार के लिए आवाज उठाया जाएगा तो क्या बिहार वहीं रहेगा या बिहार आगे की तरफ बढ़ेगा? लेकिन सांसद जी देखिए, आपका बात कहना सही है कि बिहार में उद्योग आना चाहिए। माने मान गए कि पहले रोड बनेगा, बिजली की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा, उसके बाद उद्योग लगेगा। 10 सालों में 15 सालों में पूरा बिहार का गड्ढा भरा गया है, रोड बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, NH बन रहा है। अब रह गया उद्योग का बात। अब यहाँ उद्योग भी आएगा, और यहाँ के लोग सशक्त होंगे और बाहर पलायन करना बंद करेंगे। ये हम लोग का भी इच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इच्छा है। 24 से 29 तक यही कार्य होगा, बिहार और यूपी में खाली उद्योग आने का काम होगा, और 29 से 49 तक भारत ग्लोबल इंडिया बनेगा। जो अभी जेट इंजन अपना तैयार करने के मतलब जेट इंजन, फाइटर जेट का पूरा पार्ट्स भारत बना लेती है, लेकिन अभी जेट इंजन में माने प्रयास में है, तो जेट इंजन भी बनाएगी। और लड़ाकू विमान, जिस तरह मोटरसाइकिल मेरे पास है, उसी तरह भारत के समझिए कि हर नागरिक के पास लड़ाकू विमान होगा कि जो हम लोग लेके विपक्षी देश को नेस्तनाबूद उड़ाने का काम। यानी कि आपके हिसाब से 2049 तक भाजपा को कोई हिलाने वाला नहीं है? 49 तक नहीं, अगर हम लोग का चले तो भाजपा, देखिए किसी को स्थानीय प्रत्याशी से दिक्कत हो सकता है। मान गए हमको इनसे दिक्कत होगा, इनको हमसे दिक्कत होगा, अगर हम प्रत्याशी हो जा रहे हैं तो इनसे हमको दिक्कत होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी भी भारत के नागरिक को दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे एक लोकसभा के जो प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी भी यहाँ पे है, इनसे बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मोतिहारी में है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे जो लोकसभा के प्रत्याशी है यहाँ पे बैठे हुए हैं। नामांकन कब दे रहे हैं सर? 4 तारीख को देंगे। 4 को दीजिएगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मांग यही है कि पूरे देश, मांग नहीं सर, अब आप प्रत्याशी हैं, आप मांग नहीं कर सकते हैं। आप
जनता का मांग को पूरा कर सकते हैं? मांग यही है कि आम जनता किसी न किसी रूप में कर्जे में फंसी हुई है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के आवाज से और सरकार के द्वारा सिर्फ हमारे बड़े बड़े मित्र व्यवसायी उद्योगपतियों का कर्ज को अंडरराइट और माफ किया जा रहा है और आम जनता इन परिस्थितियों के कारण कर्जे में फंसकर 2000, 3000, 10,000, 50,000, 1 लाख के कारण प्रतिदिन आत्महत्या कर रही है और सरकार को इसकी जानकारी कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत हर महीने दी जा रही है और सरकार का ही कहना है कि पिछले 5 सालों में 50,000 से ज्यादा लोग कर्जे। चलिए वो जो कमियां हैं वो अपने जगह पे है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका प्रयास क्या रहेगा? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या कीजिएगा जनता के? मेरा प्रयास यही रहेगा, मैं चुनाव के समय ही मैं जो जिला पदाधिकारी के पास अपना नामांकन के लिए जाऊंगा, उसमें मेरा साथ में एफिडेविट लगा हुआ रहेगा कि आम जनता के कल्याण के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। अगर मैं खुदा न खास्ता चुनाव जीत गया तो आम जनता की जो परेशानी है, सबसे पहला परेशानी कर्जे की परेशानी, उसको दूर करना। दूसरा, जो हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था सहारा इंडिया थी, जिसमें हमारे देश के छोटे छोटे लोगों ने बहुत मेहनत की कमाई इन्वेस्ट की और वो पैसा उन लोगों का आज तक नहीं मिला, जिसमें से बहुत सारे लोग मर चुके और आज भी जो जिंदा है वो पैसे के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है। वो जनता 13 करोड़ जनता है और उसमें काम करने वाले कर्जकर्तागण 13 लाख है। वो परेशान है सभी कोई। जो एक रोजगार का सबसे बड़ा उद्यमी स्थान था वो बंद हो गया। क्या कारण है कि उस जनते का पैसा अभी तक नहीं मिल रहा, ये सरकार बताए। और यानी जो भी समस्या है जो उत्पन्न हुई है उसका आप समाधान करेंगे? जी चलिए, तो इस प्रकार से आप सभी जनता का रुझान देख रहे थे। बहुत सारे अभी लोग मौजूद हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं सभी लोगों से नहीं बातें कर पाऊंगा क्योंकि अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो वहां पे हमें जाना है। वहां की भी पल पल की अपडेट आप सभी को मैं चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस प्रकार से आप पक्ष को और विपक्ष को दोनों को आप लोगों ने सुना, मोतिहारी में लोग बदलाव चाहते हैं और कुछ लोग समर्थन चाहते हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।